मंत्र पाठ। म्यूट कर लेंगे सभी। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथम पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं और हम जो है कल हमने आपको पढ़ाया था भाज और अ। हमने भज को भाज बना दिया था और भाज अ इस स्थिति में अ को मान करके भाज की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। और इसका अर्थ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि यस्मात् ये पंचमी विभक्ति है, प्रत्यय विधि ही ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तदादि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रत्यय ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अंगम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यस्मात् का अर्थ हुआ जिससे, माने जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, प्रत्यय विधि, उस प्रत्यय के परे रहते, तस्मिन का अध्याय कर लेंगे, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द रूप की अंग संज्ञा होती है। तदादि शब्द रूप अंग है, तो यहाँ पर अ को मान करके भाज की अंग संज्ञा हो गई है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और उस अंगस्य के अधिकार में ये चजोह को घृण्यतो ये सूत्र लगा, तो इसकी व्याख्या चल रही थी। आइए हम इस पर विचार करते हैं। सूत्र निकाल लेंगे। 7-2-52, सॉरी 7-3-52, गलती में बोल दिया, 7-3-52 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 52 नंबर सूत्र है। और अष्टाध्याय देखेंगे, भाष्य किसी का नहीं देखेंगे। भाष्य देखने की बुद्धि हो जाएगी किसी का तो अपनी बुद्धि नहीं चलेगी, अपनी सोच नहीं चलेगी। इसीलिए मूल सूत्र, भगवान पाणिनि जी ने जो मूल सूत्र बनाया, उस मूल सूत्र को सामने रख करके उस पर हमें कोशिश करना है अर्थ करने का। बहुत ही सरल अर्थ है। पदच्छेद हमने बताया था कि चजोह जकारांत पुंलिंग चज शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, ये हमने बताया था। कु बताया था कि उकारांत
नपुंसक लिंग कु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और घृण्यतुः बताया था कि तकारांत पुंलिंग घृण्यत शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और इस सूत्र में पदच्छेद हो गया, विभक्ति हमने कर दिया। अब समास, समास चजोह में है और घृण्यतो, ये समस्त पद है चजोह और घृण्यतो, इसमें समास है। चजोह में जो समास है चश्च ज च इति चजौ, तयोः चजोह, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। और घृण्यतो में घित च ण्यत च, घित च ण्यत च इति घृण्यतौ, तयोः घृण्यतोः, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है। घृण्यतोः माने घित च ण्यत च इति घृण्यतौ, तयोः घृण्यतोः, इतरेतर योग द्वंद्व समास। अब घित का मतलब क्या है, कल हमने ये समझाने का प्रयास किया था, बहुत इसमें जोर लगाया था विद्यार्थियों के लिए। गुरुकुल में हमारा जो आश्रम चल रहा है उसमें विद्यार्थी के लिए। तो घित का मतलब है घ इत यस्य, तो घित बहुब्रीहि समास, घ इत यस्य स घित, जिसका घ इत है उसका नाम है घित। ऐसे ही कहीं पर टित मिलेगा, कहीं पर कित मिलेगा, कहीं पर इत मिलेगा, कहीं पर मित मिलेगा, तो यही है म इति यस्य स मित, घ इति यस्य स घित, ट इति यस्य स टित, क इति यस्य स कित, य इति यस्य स यित इत्यादि इत्यादि। तो जिसका घ इत है, तो घई प्रत्यय जो है, इसमें घई प्रत्यय में घ की इत संज्ञा ल शक तद्धिते से हुई है, तो घई प्रत्यय घित प्रत्यय है, इतना हमने बता दिया था। गुरुकुल के विद्यार्थी को समझ में आ गया ये बात इतना? घ घित क्या है? घित प्रत्यय है, घई प्रत्यय का नाम है घित। किसका नाम घित है जी? हाँ, घई प्रत्यय, क्योंकि घ उसकी घई प्रत्यय की घ की संज्ञा हुई है। तो घृण्य तो सप्तमी है और चजो षष्ठी है। तो यहाँ पर तो अर्थ हमने बताया था क्रम से रखने का। उस क्रम में अर्थ करने में सबसे पहले किसको रखेंगे जी? अर्थ आने के बाद किधर भी रखिए कोई बात नहीं, क्योंकि अपने विभक्ति से युक्त पद है, वह जो भी विभक्ति से युक्त पद है तो वह उसी अर्थ को देगा। रामः पुस्तकम पठति कहिए, या पुस्तकम पठति रामः कहिए, या पठति रामः पुस्तकम कहिए, या पठति पुस्तकम रामः कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब वही अर्थ होगा। परंतु हिंदी के आधार पर हम क्रम से रखते हैं कि रामः पुस्तकम पठति। तो ऐसे ही जब आपको अच्छी तरीके से अर्थ आ जाए तो किधर भी आप किसी चीज को रखिए, कोई बात नहीं, परंतु एक सीक्वेंस जो है, एक क्रम जो है, उस क्रम के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो हमने बताया था, गुरुकुल वाले ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ, अर्थ करते समय सूत्र में देखो कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी विभक्ति का लाएंगे जी? याद है? याद है गुरुकुल वाले को? नहीं याद है? अच्छा जी, हमारे अनंत जी हैं, वो भी पढ़ते हैं व्याकरण। अनंत जी सबसे पहले किसको लाएंगे? पंचमी। पंचमी। उसके बाद सप्तमी।
सप्तमी, उसके बाद षष्ठी, षष्ठी, उसके बाद प्रथमा। वेरी नाइस। यदि सूत्र में पंचमी पद हो तो अर्थ करते समय सबसे पहले पंचमी को लाइए, पंचमी नहीं है तो उसके बाद सप्तमी को लाइए, उसके बाद षष्ठी को लाइए, उसके बाद प्रथमा को लाइए। तो यहाँ पंचमी है नहीं, यहाँ सप्तमी है और षष्ठी है। तो घृण्यतोः को पहले ले आइए, ये पर सप्तमी है, सती सप्तमी है, पर सप्तमी है। तो घृण्यतोः परतः क्या हो गया जी? घृण्यतोः पहले क्रम से रख रहे हैं, घृण्यतोः तजोः कु, और तजोः भी अंग भी है तो इसलिए क्रम से रखेंगे, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो हो जाएगा घृण्यतोः फिर अंगस्य तजोः कु। क्या क्रम से रखा हमने जी? घृण्यतोः बस ये क्रम है, ये क्रम है। घृण्यतोः अंगस्य तजोः कु, ये क्रम हो गया। तो तजोः यहाँ पर द्विवचन है, इसलिए अंग को भी क्या कर देंगे जी? द्विवचन में बदल देंगे। तजोः षष्ठी द्विवचन है, इसीलिए अंग को भी षष्ठी द्विवचन कर देंगे। अंगयोः क्या हो गया? अंगयोः, ये बन गया। तो घृण्यतोः अंगयोः तजोः कु, क्या आप हो गया जी? घृण्यतोः अंगयोः तजोः कु, उसके बाद भवती जोड़ दीजिए, बस अर्थ बन गया। घृण्यतोः अंगयोः तजोः कु भवति, यह अर्थ हो गया। तो अब इसकी व्याख्या क्रम से क्रम समझ गया जी? क्रम क्या हो गया? उसमें केवल भवती जोड़ना है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तजोः द्विवचन है षष्ठी, इसलिए अंग को हमने षष्ठी द्विवचन कर दिया, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। तो तजोः द्विवचन है तो अंग विशेषण है, सॉरी अंग जो है, हाँ यहाँ पर अंग विशेषण हो जाएगा। अंग विशेषण है, तजोः विशेष्य है। तो तजोः जब विशेष है, अंग विशेषण है, तो विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है। विशेष विशेषण में क्या होता है जी? समान विभक्ति। तो इसीलिए तजोः जब षष्ठी द्विवचन है तो अंग भी षष्ठी द्विवचन हो जाएगा। तो हो जाएगा घृण्यतोः अंगयोः तजोः कु भवति। क्या बन गया जी? ये बन गया। सभी को समझ में आ गया इतना जी, जितना मैंने बताया? हाँ, मैंने क्रम से मैं बोला था रखने के लिए। पहले अर्थ करने के लिए सबसे पहले सप्तमी, उसके बाद षष्ठी, उसके बाद प्रथमा, पंचमी होगी तो सबसे पहले पंचमी। तो हमने जो प्रतिज्ञा किया अर्थ करने के लिए, हमने जो बताया उसके आधार पर आप रख दिया, तो इतना सबको शायद समझ में आ गया होगा। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? अजी हाँ, क्रम से मैंने कहा था कि अर्थ करने के लिए सबसे पहले पंचमी विभक्ति को रखो, सूत्र में है तो, उसके बाद सप्तमी को रखो, उसके बाद प्रथमा को रखो, षष्ठी को रखो, उसके बाद प्रथमा को रखो। तो उसी जो मैं बोला उसी के आधार पर यहाँ पर रख दिया। सबसे पहले सप्तमी को रखा क्योंकि पंचमी यहाँ है ही नहीं,
तो घृण्यतो हमने रख दिया। उसके बाद बोला था कि षष्ठी को रखो, तो चजोह को रखा, परंतु अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अंगस्य विशेषण है, चजोह विशेष्य है, तो विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है, इसलिए अंगयोः चजोह, तो घृण्यतोः अंगयोः चजोह। उसके बाद प्रथमा कु, उसके बाद भवती। तो इतना विद्यार्थी को समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को? क्रम से अभी अभी आगे क्या होगा सो अभी अर्थ में तो बताया ही नहीं हो हिंदी में, या उसका और संस्कृत में उसको कैसे बनाएंगे वो तो नहीं बताया हो। जो होना चाहिए वो मतलब ये बताया, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके आगे चलते हैं। अब देखिए घृण्यतो का मतलब क्या है। घृण्यतो में घित च न्यत च तयो घृण्यतो कहा था, तो अलग अलग घित और न्यत अलग अलग कर देंगे तो घिति, घित का सप्तमी हो जाएगा घिति, और न्यत का सप्तमी हो जाएगा न्यति। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, घिति ऋणिति, सॉरी घिति ण्यति च प्रत्यये परतः, ये अर्थ हो जाएगा। आप घृण्यतो प्रत्ययो परतः ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु और सरलता करने के लिए वो तो आपने क्रम से घृण्यतो कर दिया, परंतु घृण्यतो है क्या, तो घित प्रत्यय है और ण्यत प्रत्यय है, तो इसलिए घिति ण्यति, घित का सप्तमी घिति, जैसे वाच शब्द का सप्तमी वाची, भूभृत शब्द का सप्तमी भूभृति, भगवत का सप्तमी भगवती, माने हलंत वाला का केवल ई जोड़ दो, गी ओ सुप जो है तो गी जोड़ दो, तो ई जोड़ दो, तो ऐसे घित का घिति, न्यत का न्यति सप्तमी बन जाएगा। अलग अलग करेंगे तो द्विवचन बना, तो घृण्यतो बन गए। तो घिति न्यति जब भी दो अलग अलग है तो च आ जाएगा, तो घिति न्यति च प्रत्यये परतः। समझ में आया जी? घिति ण्यति च प्रत्यये परतः, इतना भाग समझ में आ गया संस्कृत में, क्योंकि पर सप्तमी इसलिए परतः जोड़ दिया। घिति ण्यति च प्रत्यये परतः, इतना मनीष आपको समझ में आया? नित्यानंद, जो भी सुबोध, सबको समझ में आया? हम सप्तमी द्विवचन को तोड़ करके सप्तमी एक वचन में कर दिए हैं, कोई बहुत बड़ी चीज हमने नहीं किया। घृण्यतो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है कि नहीं है? मुझे सुना नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो आप लोग? मैं बोल रहा हूं, जोर से बोलो। घृण्यतो कौन सी विभक्ति है अजय? हाँ, तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन को मैं बोल रहा हूं को दोनों को तोड़ करके सप्तमी विभक्ति एक वचन में कर दो, तो क्या करोगे? घिति ण्यति, बस हो गया। सप्तमी एक वचन हो गया घिति, घित का बन गया घिति, और ण्यत का बन गया ण्यति। बना कि नहीं? तो घिति ण्यति ये प्रत्यय ही लिया जाएगा। कहेंगे कि प्रत्यय की तो अनुवृत्ति आ नहीं रही है, तो आपने प्रत्यय कैसे कर दिया? तो भाई अंग के अधिकार में है, तो अंग के कारण अंग से आक्षिप्त हो गया प्रत्यय, क्योंकि अंग होगा ही तब जब प्रत्यय हो बाद में, क्योंकि यस्मात् प्रत्यय विधिता है प्रत्यंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो वो प्रत्यय होगा ही अंग संज्ञा, माने अंगस्य, माने अंग होगा ही तब, अंग संज्ञा होगी ही तब जबकि प्रत्यय हो। तो जब अंगस्य का अधिकार है तो घृण्य तो प्रत्यय ही है, इससे प्रत्यय का अपने आप आक्षेप हो गया। तो घिति ण्यति दो है इसलिए च कर दिया, घिति ण्यति च प्रत्यये परतः। समझ में आ गया क्या मैं बोला? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी,
मैं बोल रहा हूँ घिण्यतों का एक वचन में घित को अलग कर दीजिए, न्यत को दोनों अलग कर दीजिए, उसका सप्तमी कर दीजिए। तो यदि भूभृत शब्द हलंत जो शब्द होता है उसका सप्तमी का रूप क्या चलता है? भूभृत हलंत है इसलिए भूभृति, वाक हलंत वाच हलंत इसलिए वाची, ऐसे घित हलंत है इसलिए घिति, न्यत हलंत इसलिए न्यति। नहीं समझ में आया? तो बस हमने बोला उसको एक वचन में तोड़ दो थोड़ा सरलता के लिए। घिण्य तो अब वो ऐसे पता नहीं चलता है, घिति नीति पता चल जाता है। तो घिति ण्यति च प्रत्यये परतः घिण्यतो का ये अर्थ हुआ। माने घित और ण्यत प्रत्यय के परे रहते, हिंदी में ये अर्थ हुआ। तो भज भाज प्लस जो घई है तो घित प्रत्यय है कि नहीं? कौन सा प्रत्यय है बाल बोध? माने इत प्रत्यय भी है, परंतु यहाँ पर घित का काम लेना है तो घित का प्रत्यय, इसलिए घित प्रत्यय है ना। हमने कल बहुत कोशिश किया था समझाने का, जिसका नाक कटा उसको नककट्टा कहते हैं, ऐसा बताया था कि नहीं? तो उस व्यक्ति का नाम नककट्टा है, न कि नाक कटा तो बोल नहीं, ये नहीं कहेंगे कि जिसका नाक कटा है तो सिर का नाक कट गया है, ऐसा नहीं। व्यक्ति का नाक, पूरे समूह का। ऐसे घ इत है जिसका प्रत्यय का घ इत है, घई प्रत्यय है उसका घ इत है लशक्वत से, तो ये घित हो गया। तो अ जो है घित प्रत्यय, घई प्रत्यय इसलिए घित हो गया। तो अघित है कि नहीं? तो इसलिए घित प्रत्यय के परे रहते ये अर्थ हो गया। यहाँ पर घित का है, नियत का नहीं है। नियत का जब उदाहरण होगा तो देखेंगे, परंतु अर्थ दोनों बता देंगे। तो घित के घिति नियति च प्रत्यय परतवन, घित के प्रत्यय के परे रहते और नियत प्रत्यय के परे रहते, ये हो गया घिण्यतो का अर्थ। घिति नियति च प्रत्यय परतः का अर्थ हो गया। अब उसके बाद है अंग। हाँ, घित और न्यत प्रत्यय के परे रहते या घित और न्यत प्रत्यय परे रहते, दोनों कह सकते हैं। घित और न्यत प्रत्यय परे रहते या घित और न्यत प्रत्यय के परे रहते। तो घित और न्यत प्रत्यय के परे रहते या घित न्यत के परे रहते, घित और न्यत प्रत्यय परे रहते। अब आगे है अंगयोः और चजोः। अंगयो तो चजो के कारण में अंगस्य को अंगयो बना दिया। तो अंगयो में षष्ठी है, माने अंगस्य षष्ठी है ना जी। इसको बताइए, माने ये हुआ इसका अर्थ है कि माने जो प्रत्यय के परे रहते जो रह गया, माने और जैसे वहाँ रह गया वो घित है, इसका ही अर्थ हुआ। नहीं, प्रत्यय के परे से क्या हुआ? माने अ जो प्रत्यय है वो घई का ही तो अ है ना जी। अ जो है घई प्रत्यय ही य का लोप किया, माने य की संज्ञा किया, घ का ही संज्ञा किया, य का ही संज्ञा हमने किया, हलंत्यम से घ की संज्ञा हमने किया, लसक होते से फिर तस लोप कर दिया तो अ बच गया। तो वह अ क्या है? घई प्रत्यय ही तो है ना जी। और तो घई यदि कुत्ते का पूंछ कट जाए तो कुत्ता नहीं कहेंगे उसको, उसको दूसरा चीज कह देंगे। यदि कल्पना कीजिए कुत्ता का यदि किसी ने पूंछ, पहले बताइए कि कुत्ते के पूंछ कट जाएगा तो वह कुत्ता रहेगा कि क्या होगा? हैं? क्या चीज? मैं ये बोल रहा हूं कि कुत्ता का पूंछ कट जाए तो कुत्ते को कुत्ता कहेंगे कि दूसरा नाम दे देंगे? तो ऐसे ही जब घई प्रत्यय का घ रूपी पूंछ कट गया और यो रूपी पैर कट गया तो अ बचा तो घई है कि नहीं? है ना? इतना समझ में आ गया? परे रहते क्या हुआ? ओहो,
अभी परे रहते मैंने बाद में रहते, बाद में हो तो परे रहते, नहीं समझ में आया? आप जहां बैठे हुए हैं उसके आगे यदि बालबोध है तो हो गया बालबोध बाद में है, पर में है। परे रहते मैंने पर बे होने पर, बाद में होने पर। नहीं समझ में आया? समझ में आया, लेकिन परे क्या रहेगा? ये तो अभी बोले घित प्रत्यय परे रहेगा या न्यत प्रत्यय परे रहेगा, दोनों में से कोई। माने घिण्य तो हम समझा रहे हैं ना आपको जी कि घित के परे रहते, तो घित क्या है? घई प्रत्यय घित है कि नहीं? प्रत्यय ही घित हुआ। हाँ, घई हुआ कि है ही, क्योंकि घित का मतलब होता है घ जिसका इत हो। घई में घ इत किसका है? घ इत किसका है? घई का ही है ना जी। घ इत है। हाँ, तो इसीलिए घित हुआ कि नहीं? ये घई प्रत्यय घित हुआ कि नहीं? और घित हो गया। हाँ, तो घित हो गया ना जी, वही मैं बोला। अ माने घई, और का मतलब है घई, तो घई प्रत्यय घित हुआ कि नहीं? तो हाँ, तो घित प्रत्यय हो तो उस घित प्रत्यय के परे रहते। भाज और घई में पर में क्या है? भाज पर में है कि घई पर में है? भाज प्लस जो घई है, घई का जो अ बचा है, इस स्थिति में बताइए भाज पर में है कि घई पर में है? तो वही तो कह रहा हूं कि घित के परे रहते। भाज और घई में, घई पर में नहीं है, तो घई पर, तो घित प्रत्यय पर में है कि नहीं? भाज के पर में है कि नहीं? तो उसी को तो मैं कह रहा हूं कि घित प्रत्यय के परे रहते, ऐसा कह रहा हूं। नहीं समझ में आया? भाग के अंत में जो अ है उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि रहते। समझ में आ गया? तो अब मूल सूत्र पे आइए, चजो के विरुद्ध। घित प्रत्यय के परे रहते और न्यत प्रत्यय के परे रहते। घित प्रत्यय के परे रहते और न्यत प्रत्यय के परे रहते, हिंदी में अर्थ हुआ, संस्कृत में अर्थ हुआ घितिर नीति च प्रत्यये परतः, ये संस्कृत में अर्थ हो गया। अब जो है चजो षष्ठी है, अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य विशेषण है चजो का, तो अंगस्य में जो अंगयोः बन गया वो जो षष्ठी है, षष्ठी का क्या अर्थ होता है? षष्ठी का क्या अर्थ होता है जी? चौपटनाथ, मैं हाँ बहुत धन्यवाद आपको। संबंध अर्थ है, काके के चिन्ह पूछा था क्या? हमने हिंदी में आपको चिन्ह पूछा कि संस्कृत षष्ठी का क्या चिन्ह है हिंदी में, मैंने पूछा षष्ठी का क्या अर्थ है, तो षष्ठी का अर्थ है संबंध। षष्ठीस्तु संबंध, षष्ठी संबंध को कहते हैं। षष्ठी और संबंध दोनों सिनोनिम्स है। लोक में, व्यवहार में, लौकिक में जिसको संबंध कहते हैं, व्याकरण में उसी को षष्ठी कहते हैं। समझ में आया? तो षष्ठी का अर्थ संबंध है। तो अंग में जो स्य है, स्य का जो ओस हो गया द्विवचन, तो ओस या स्य जो है वह षष्ठी है, संबंध है। वह उस संबंध का संबंधी कौन है? हमारे सामने अंगयों में अंग है, फिर प्लस संबंध है, फिर उसके बाद अंग, अंगस्य को स्य को हटा करके लौकिक भाषा में कह दो अंग प्लस संबंध प्लस चजोह। तो अब बताओ, मैं कह रहा हूं कि अंग माने ये जो संबंध है षष्ठी, इस षष्ठी संबंध का संबंधी कौन है?
रजोह। और कौन है? फिर मैं उदाहरण देता हूं। देखिए, मैंने उस दिन में बताया था कि बालबोध है और बालबोध जी के पिताजी हैं। तो बालबोध और बालबोध जी के पिताजी में संबंध है कि नहीं? और वो कौन सा संबंध है? जन्य जनक भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? वो संबंध का नाम है जन्य जनक भाव। तो ये संबंध का संबंधी कौन है? संबंध तो संबंधी में ही होगा ना जी। तो इस जन्य जनक भाव संबंध का संबंधी कौन है बालबोध और योगी में? बालबोध और बालबोध के पिताजी दोनों। बहुत सुंदर। माने दोनों संबंधी है। एक ही बालबोध का संबंधी है बालबोध जी के पिताजी, और बालबोध के पिताजी का संबंधी है बालबोध, उनका बेटा। दोनों संबंधी है। संबंध तो दो में कम से कम होगा, दो से अधिक जितना भी हो, परंतु एक में कभी संबंध नहीं हो सकता। जब भी संबंध हो तो दो को खोजने का कम से कम प्रयास करो। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि चजोह में अंग में जो षष्ठी है, उस षष्ठी जो संबंध है, उस संबंध का संबंधी कौन है? दो होना चाहिए ना। अंगयों ने अंग है चज का संबंधी, और चज है वो षष्ठी को उसको हटा दो। माने अंग का संबंधी है चकार जकार, और चकार जकार का संबंधी है अंग। जैसे बालबोध का संबंधी है बालबोध के पिताजी, और बालबोध के पिताजी का संबंधी है बालबोध, क्योंकि दोनों में संबंध है। तो यहाँ पर अंगयो और चजो में अंग और च और ज का संबंध है आपस में। तो अंग का संबंधी है चकार जकार, चकार जकार, और चकार जकार का संबंधी है अंग। समझ में आया? तो अब है कि अंग, तो यहां पर आप स्थिति देखो, भाज प्लस अ, तो अ तो घित प्रत्यय परे है, तो घित प्रत्यय के परे रहते, तो घित के परे रहते माने अ के परे रहते, अ जो प्रत्यय घई जो प्रत्यय उसके परे से भाज की अंग संज्ञा हुई है कि नहीं? भाज अंग है। भाज यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से भाज की अंग संज्ञा है। तो भाज अंग है घई को मान करके, तो अंग है। अब अंग जो है भाज, तो अंग हो गया संबंधी, और चकार जकार भी संबंधी है। तो यहाँ पर भाज में जो संबंधी है, तो भाज जो अंग, जकार जो भाज जो अंग रूप संबंधी, और जकार जो संबंधी, उस अंग भाज का जो के साथ कौन सा संबंध है? फिर मैं बोल रहा हूं, भाज प्लस घई है, तो भाज है अंग, और भाज का अवयव जो ज है, वह ज है, वह जो माने अंग और वह उसका अवयव। तो पूरा समुदाय जो अवयवी है, अवयव वाला जो है, वो तो अंग हो गया भाज, और उसका अवयव जो ज है, वह उस ज का भाज अंग के साथ कौन सा संबंध है? बोलो। ये सब हमने पढ़ा दिया हुआ है। अनंत जी कौन सा संबंध है? अनंत जी आप बता सकते हैं? अवयव अवयवी भाव का संबंध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अवयव अवयवी भाव संबंध है, स्पष्ट दिख रहा है। सामने लिख करके देखो, भाज पूरे समूह का भ भी उसका अवयव है, अ भी माने आ भी अवयव है, ज भी अवयव है। तो
मैं पूछा कि ज अवयव है, भाज अंग है, तो उस भाज रूपी अंग का ज के साथ कौन सा संबंध हुआ? तो अवयव अवयवी भाव, माने जकार अवयव है भाज का। जैसे शरीर का अवयव है हाथ, शरीर का अवयव है पैर, ऐसे भाज रूपी पूरे शरीर का अवयव है ज। तो जब ही ज अवयव है भाज का, भाज है अंग, तो उस अंग का अंग भाज रूपी जो अंग है या अंग रूपी जो भाज है, उस भाज का जकार के साथ संबंध अवयव अवयवी भाव है। कौन सा संबंध है जी? बस ये संबंध है। तो अर्थ हो गया, अर्थ हो जाएगा कि घित और न्यत प्रत्यय के परे रहते अंग के अवयव चकार और जकार, हिंदी में अर्थ हो गया। घित और न्यत प्रत्यय के परे रहते अंग के अवयव चकार और जकार, संस्कृत में हो जाएगा घिति न्यति च प्रत्यये परतः अंगावयवयो चजो, या अलग अलग करेंगे, जो और जो को अलग कर दीजिए, तो अंगस्य अवयवस्य या अंगावयवस्य, या अलग अलग कर दो, अंगस्य अवयवस्य चकारस्य जकारस्य च, ये हो गया। और एक साथ करोगे चजो के साथ, तो अंगावयवो अंगावयवो चजो, घिति न्यति च प्रत्यये परतः अंगावयवयो, अवयव का षष्ठी द्विवचन अवयवयो, अवयवयो। हाँ जी, अंगाद समझ में नहीं आ रहा कि अंगाद कैसे होगा जी। चजो षष्ठी है, अंगस्य षष्ठी है, चजो षष्ठी द्विवचन है, तो अंग को मैं षष्ठी द्विवचन बोल रहा हूं बनाने के लिए कि अंगयो, अंगयो माने अंगावयवयो। अंगयो जो हुआ उसका अंगावयव हुआ, मतलब अंग माने अंगावयव, अंग का अर्थ वहां पर है ना अंगावयव, अंग के अवयव। तो अंग के अवयव, अवयव का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? राम का षष्ठी द्विवचन रामयोः बनता है, तो अवयव का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? अवयव का क्या होगा? अवयवयोः नहीं होगा। राम का रामयो बनता है, तो अवयव का क्या हो जाएगा? अवयवयोः होगा कि नहीं होगा? अंगावयवयोः, अंगावयवयोः, जैसे राम के आगे योह जोड़ देना है, ऐसे अवयव के आगे व के आगे योह जोड़ देना है, तो अंगावयवयोः, अंगावयवयोः माने घिति न्यति च प्रत्यये परतः अंगावयवयोः चजोः कु भवति, यह अर्थ हो गया। संस्कृत में बन गया घिति ण्यति च प्रत्यये परतः अंगावयवयोः चजोः कु भवति, बस बन गया अर्थ। कु माने कवर्ग आदेश, कु माने कवर्ग, कु का अर्थ होता है कवर्ग। तो घित और ण्यत प्रत्यय के परे रहते अंग के अवयव चकार और जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है, यह अर्थ बन गया। बहुत ही सरल अर्थ है कि घित और ण्यत प्रत्यय के परे रहते चकार और जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है। घिति ण्यति च प्रत्यय परतः अंगावयवयोः चजोः कु भवति। सभी को और समझ में आ गया जी?
राजभल्ला जी आपको समझ में आया? परे रहते अंग के अवयव चकार और जकार को कवर आदेश होता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। घित और न्यत प्रत्यय के पर रहते अंग के अवयव चकार और जकार के स्थान पर कवर का आदेश होता है। हिंदी में यही अर्थ होगा। और संस्कृत में क्या होगा? होगा जी प्रत्यय परतः अंगा योः तयोः भवति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। सभी को, स्काइप वाले सभी को समझ में आ गया? स्वाति को, सुनीता जी को, सबको? हाँ जी, अच्छा समझ में आया। और वसुधा जी को समझ में आया? वसुधा जी को समझ में आई जी। तो ये मतलब ये अर्थ है। इस तरीके से सिद्धांत कौमुदी में या प्रथमावृत्ति में ऐसा अर्थ नहीं दिया हुआ है, बस वो विद्या मास्टर ही, शिक्षक ही समझाता है। तो इसीलिए इसको ठीक से समझना है, ठीक से सुनना है। और गुरुकुल में सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुल में सभी को संबंध में कवर आदेश होता है। क्या बोल रहे हो? क्या बोले हो? फिर बोलो। इस और न्यत से परे रहते अंग के अवयव सकार और जकार के स्थान में पर आदेश होता है। वेरी नाइस, यही है, यही अर्थ है। तो बस के स्थान में जैसे मैंने समझाया कि अंग का च और ज के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध है, ऐसे ही चजोह में भी षष्ठी है। उस षष्ठी का अर्थ है संबंध, उस संबंध का संबंध ये च ज और कु। तो इसका च ज का कु के साथ कौन सा संबंध है? च ज का अवयव नहीं है कवर्ग, न स्वरूप है च ज का कवर्ग, तो वहां पर कौन सा संबंध है? तो वहां पर षष्ठी स्थानीय योगा लग जाता है कि अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी स्थानीय योगा मंतव्या या बोध्या। अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी स्थान से निरूपित उसका संबंध जाना चाहिए। माने यत्र यत्र स्थान षष्ठी निर्देश तत्र तत्र स्थाने इति पदम द्रष्टव्यम। ये समझ लीजिए कि जहां जहां पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट हो वहां पर जो है स्थानीय पद पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या यत्र यत्र माने अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, ऐसा भी कह सकते हैं कि यत्र यत्र अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी तत्र तत्र स्थाने इति पदम द्रष्टव्यम। जहां जहां पर अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी हो, जहां पर संबंध निर्धारित नहीं हो जिस षष्ठी का, उस षष्ठी के पास स्थानीय ये पद पहुंच जाएगा। तो चजोह में जो ओह है, ओस है, उसका संबंधी चौज और कु है। इसका न ये चौज का रूप है, कु स्वरूप भी संबंध नहीं है, न अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो इसलिए निर्धारित संबंध निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो वहां पर स्थाने पहुंच गया तो हो गया चजोह स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया कि इति घिति ण्यति च प्रत्यय परतः अंगावयवयोः चजोह स्थाने कु भवति। समझ में आया जी? अब पूरा पक्का अर्थ हो गया पूरा कि घिति ण्यति च प्रत्यय परतः अंगावयवयोः चजोह स्थाने, अर्थात चजोह माने चकार जकार योः, चजोह माने चकार जकार योः स्थाने कु भवति माने कवर्गादेशो भवति। ये अर्थ हो गया। तो यहाँ पर भाज प्लस अ है। अब आइए सिद्धि में हम चलेंगे, हमने अर्थ बता दिया। अब भाज प्लस अ है। अब अ जो है ये प्रत्यय परे रहे और परे रहते भाज की अंग संज्ञा है, तो अर्थ हो गया कि घिति ण्यति च प्रत्यय परतः। तो अ जो है घई प्रत्यय, जो घित प्रत्यय है अ, तो उस घित प्रत्यय के परे रहते भाज जो अंग है उसके अवयव जो जकार है उसके स्थान पर कवर्ग आदेश होता है। कवर्ग आदेश होगा तो कवर्ग तो क ख ग घ ङ 5 वर्ण है। तो ये ज के स्थान पर क्या करें? क करें कि ख करें कि ग करें कि घ करें, क्या करें? ये प्रश्न उत्पन्न हुआ।
तीसरा होगा ना? हाँ जी, जो तीसरा है तो ये भी तीसरा ही होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, परंतु यहाँ पर सीधे वहां पर कहा कि कवर्ग आदेश हो, ये कहा। तो यहाँ पर क्या हो, तो फिर कहते हैं स्थानांतरतमः सूत्र है जो कि हमने कल भी पढ़ाया था। यहाँ फिर लगेगा स्थानांतरतमः कि प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात्। स्थाने माने प्रसंगे प्राप्यमाना नाम आदेशा नाम मध्य सदृशतमः आदेशः भवति। माने प्रसंग होने पर, प्रसंगे सति प्राप्यमाना नाम आदेशा नाम, प्रसंग होने पर जो प्राप्यमान आदेश हैं उनके मध्य में बहुत सारे आदेश है, कवर्ग क ख ग घ ङ 5 आदेश हैं। तो उनके मध्य में जो सबसे नजदीक होगा वह हो जाएगा। तो अब सबसे नजदीक कौन है, तो पहले तो स्थान से, तो स्थान 4 प्रकार के स्थान होते हैं कि जो कि स्थानांतर में पहले बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जौ का स्थान क्या है, तो जौ का स्थान है इचु यशा तालव्या, जौ का स्थान है। और कबर का स्थान है अकुह विसर्णिया कंठ्या, इसका मतलब है कि जौ का कंठ के साथ कोई तालमेल ही नहीं। ये तो स्थान से यहाँ पर सदृशतम नहीं है, तो गुण से सदृशतम देखेंगे। स्थान कृतांतर्य जो है, स्थान से यहाँ पर सदृशतम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जौ का स्थान तालु है, कबर का स्थान कंठ है, तो कंठ और तालु अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज है ही नहीं। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, तो अब आगे जो है करेंगे, हमने जो आपको बताया है वर्णग्रहण शिक्षा करते समय कि सूत्र है उसको वैसे सरल रूप में पहले बता देता हूँ। हस घोषः खर अघोषः, सिद्धांत कौंदी में बहुत अच्छी बात कही हुई है, बस वो करके कह दिया कि हस घोषः खर अघोषः, माने हस प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है हयर हयवर ल य मंग न न जब गड द, यहाँ तक हय वर्ण से लेकर के जब गड दस तक जितने भी वर्ण हैं, माने हय वर ल माने अंतस्थ और हकार, उसमें केवल हकार और अंतस्थ यर ल व। उसके पश्चात जो है यमंगणनम माने पंचम वर्ण, झभई चतुर्थ वर्ण, घढ़धस क्या बोलते हैं घढ़धस चतुर्थ वर्ण, और जबगर्दस तृतीय वर्ण, माने वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और हकार, ये घोष वर्ण है। और घोष के साथ आप ये भी समझ लीजिएगा संवार नाद घोष, जिस वर्ण का बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष होगा उसी वर्ण का बाह्य प्रयत्न जो है, जिस वर्ण का बाह्य प्रयत्न घोष होगा उसी वर्ण का संवार और नाद भी होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जो है गुण से हम मिलान करेंगे, वो भी कौन सा, तो ये जो बाह्य प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, तो आभ्यंतर प्रयत्न में यदि आप देखेंगे तो आभ्यंतर प्रयत्न में क्या है जी, स्पृष्ट करना है स्पर्शाह, स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। तो इसके आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, तो उस ज के स्थान पर पांचों वर्ण होने लग गए, कभी क, कभी ख, कभी ग, कभी घ, कभी ङ, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न कहते स्पष्ट करना है स्पर्श। ज का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वही आभ्यंतर प्रयत्न क ख ग घ ङ पांचों वर्ण का है। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पष्ट करना है स्पर्शा, इसके आधार पर यहाँ पर ज को पांचों वर्ण आदेश होने लग गए, परंतु कोई एक करना है तब अब जो है और इस पर विचार करेंगे। तो बाह्य प्रयत्न देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न से और कितना नजदीक है। तो बाह्य प्रयत्न से हम जब देखते हैं तो ज वर्ण अभी मैंने बताया कि घोष, संवार नाद घोष, ये बताया हमने आपको। तो कवर्ग में जो संवार नाद घोष होगा उसको लेंगे। तो जकार के स्थान में संवार नाद घोष वाला जो है वह ग घ ङ है,
तो ज के स्थान पर ग घ ङ तीनों प्राप्त हुआ, परंतु हमें तीनों तो लेना नहीं है। ज मने सदृशतम और नजदीकी खोजते जा रहे हैं। तो ज के स्थान पर ग घ ङ ये तीन आदेश प्राप्त हुए। तो अब उसके आगे नजदीकी जब खोजते हैं, सदृशतम खोजते हैं, तो एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था कि एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, ऐसा हमने बताया था, या एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, ये हमने बताया था। तो इसके आधार पर जो है ग जो है अल्प प्राण है, घ महाप्राण है। माने क ख ग घ में क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण, ङ अल्प प्राण है। यथा तृतीया तथा पंचमा, ये हमने सूत्र पढ़ा दिए हैं। यथा तृतीया तथा पंचमा। तो अब इसके आधार पर एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा या एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, ये जो हमने बताया था, तो इसके आधार पर ग अल्प प्राण और घ महाप्राण, ङ अल्प प्राण। यथा तृतीया माने यथा तृतीया तथा पंचमा से जो है ग अल्प प्राण है। तो इसके आधार पर घ समाप्त हो गया, क्योंकि ज अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण के स्थान पर आदेश अल्प प्राण वाला ही होगा। तो अल्प प्राण वाला जो है ग है और ङ है, पंचम माने पंचम बनो ङ। अब दो आदेश हुए, दो आदेश होने लग गए ज के स्थान पर। तो उस पर फिर कहते हैं कि आनुनासिक्याम एषाम अधिको गुणः, ये सब अनुचार शिक्षा का विषय है, हमने पढ़ा दिया हुआ है। तो आनुनासिक्यम एषाम अधिको गुणः, भाई नकार का अल्प प्राण तो है, परंतु ये आनुनासिक्य ये अधिक गुण है, वह आनुनासिक्य वर्ण है। तो जबकि ज अनुनासिक्य नहीं है, इसलिए ज के स्थान पर ग हो गया। तो भाग प्लस अचहीनम परेण संयोज्यम, तो भाग बन गया। और इसमें जो है हर्ष घोषा खर घोष हमने जो बताया, इसको वर्णोत्तरांश शिक्षा में हमने पढ़ाया था, तो वो इस रूप में कीजिएगा। वर्गाणाम माने क्रम ये रहेगा, भाज अ है तो अनंत जी इस क्रम को रखेंगे। अंगस्य का पहले अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विदिता प्रत्यंगम, अंगस्य का अधिकार, फिर अंगस्य के अधिकार में जो है चजो को घिन्यतो, फिर जो है चजो को घिन्यतो, उसके पश्चात जो है ये माने स्थानांतरतमः, फिर इच्वेशास्तालव्या अकुविसन्या कंठ्या, फिर वर्गा नाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च समृत कंठा नालानुप्रदाना घोषवंतश्च, ये सूत्र लिखा जाएगा। और फिर वर्गा नाम प्रथम द्वितीया श विसर्ज्य जीवा मूलियो पदमानिया यमौ च प्रथम द्वितीयो विवृत कंठा श्वासानुप्रदानाश्च घोषा, क्योंकि उसकी अपेक्षा से है अघोष। फिर एके अल्प एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, और फिर यथा तृतीया तथा पंचमा, फिर अनुनासिक्या में सामधिको गुण। तब यहाँ पर ये क्रम जब रहेगा, इसके बाद जो है ज को ग हो गया, तो भाग अ हुआ, और एक वार्तिक है अचहीनम परेण संयोज्यम, ये वार्तिक ले लीजिएगा कि अच से हीन जो हल है उसको पर के साथ संयोग कर दो, पर वाले अच के साथ। तो भाग और अ है, तो ग जो है अच से हीन है, उसको अ के साथ संयुक्त कर दो, तो भाग बन गया। तो ये भाग की सिद्धि हो गई। अब भागह बनाना है, अभी भाग तक ही हुआ है, अभी भागह पर नहीं पहुंचे हैं। तो अब समय 1 मिनट केवल रह गया है, इसलिए अब उसको नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि भागह की प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी, फिर जो है आगे प्रत्यय लाना पड़ेगा, इसलिए उसको कल हम बताएंगे। आप लोगों को अभी तक जो हमने बताया, भाग तक जो बनाया, इसमें यदि गुरुकुल वाले को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, यदि नहीं समझ में आया हुआ हो तो। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया है? श्रवण जी, मनीष जी, पालबोध जी, सबको समझ में आ गया?
अजय भाग तक हमने बना दिया। ज को ग कैसे हुआ वो हमने बता दिया। वो भाग तक कैसे बना, यदि नहीं समझ में आया है तो इस पर विचारो। प्रथमावृत्ति का भी सहारा ले लो। आप जो है प्रथमावृत्ति का जो पीछे वाला भाग है उसका सहारा लेना, उसमें देखना, बार बार पढ़ना। प्रथमावृत्ति में जो सिद्धि भाग दिया हुआ है ना जी, परिशिष्ट में पहला भाग में है ना कि ज के नजदीक में अब दोष हो गया, माने ग भी हुआ और भी हुआ। हाँ नहीं लेकर के ग लिए हैं, तो इसमें कि ज के नजदीक में ग है, इसलिए हाँ ज के अत्यंत नजदीक ग है, अत्यंत सदृश ग है, क्योंकि ज भी अननुनासिक है, माने निरनुनासिक है, और ग भी निरनुनासिक है। जब ग सानुनासिक है, उसमें अनुनासिक के अधिक गुण है, अनुनासिक के जो अधिक गुण होने के कारण इसलिए ग हुआ। तो भाग प्रथमावृत्ति आप देखना अंतर होगा, मैं जो सिद्धि बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, अदल बदल होगा, परंतु है कि भाव उन्होंने ठीक समझाया हुआ है। आप मेरी बातों को समझते हो तो वहां समझ में कब वो पहले जैसे उन्होंने धातु संज्ञा पहले कर दिया हुआ है वो ठीक नहीं है। पहले धातु संज्ञा नहीं होनी चाहिए, पहले इस संज्ञा फिर धातु संज्ञा, ऐसे ही कुछ क्रम में बदलाव होगा। पहले उसने शायद ज को ग कर दिया हुआ हो और फिर बाद में वृद्धि की हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो गलत नहीं है। ज को भी ग कर सकते हैं पहले और फिर बाद में वृद्धि कर सकते हैं, या पहले वृद्धि कर सकते हैं फिर ज कर सकते हैं, ज को ग कर सकते हैं। तो उसमें अंतर दिया होगा, केवल उसमें हमारे दृष्टि में केवल धातु संज्ञा जो पहले कर दिया वो नहीं होना चाहिए, पहले इस संज्ञा होना चाहिए, क्योंकि आप जो चरण अवस्था में ही हो जाएगी संज्ञा, और फिर जो है धातु संज्ञा होनी चाहिए। तो क्योंकि कोई भी नाम जो रखते हैं उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जब धातु संज्ञा करेंगे तो तुरंत धातु के अधिकार में प्रत्यय होना चाहिए, जबकि वहां पर धातु के अधिकार में इस संज्ञा नहीं है। तो इसीलिए उतना ही, परंतु आपको प्रथमावृत्ति देखना, अभी पढ़ाते समय मैं जो पढ़ा रहा हूं उस समय प्रथमावृत्ति नहीं देखना है, परंतु अभी समझ लो पूरा। और अब जो है भाग तक, भाग नहीं, विसर्ग नहीं, सु नहीं, भाग तक को समझने के लिए प्रथमावृत्ति के सिद्धि भाग को और जो अर्थ हमने आपको बताया उस अर्थ को विचार करके और सिद्धि भाग को लगभग 10 बार, 15 बार, 20 बार देख लो। रटना नहीं है, रटोगे तो फिर नहीं व्याकरण आएगा आपको। अर्थ रटा मतलब जो है बिना समझे रट लोगे व्याकरण तो नहीं समझ में आएगा। पहले समझो उसको और समझ करके मस्तिष्क में बिठाओ, उसके बाद जो है आप उसको मुख में ले आओ, उसके बाद रट लो, कोई बात नहीं। परंतु बिना समझे व्याकरण मैंने सावधान, कभी नहीं रटना व्याकरण को। तो ये भाग, ये सिद्धांत कौमुदी का वाले ने यही दोष किया, वो न समझता है न कुछ करता है, सीधे रट लेता है, रट्टा मारता है, रट्टा मार करके फिर उसके अर्थ को घटाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी में बहुत बड़ा दोष है, बहुत सारे दोष है, बहुत सारी बीमारी है, उसमें से ये भी बीमारी है। जो उसको पढ़ता है उसमें बीमारी लग जाती है, जल्दी निकलती नहीं है। अब तो चलिए, तो और स्काइप वाले को समझ में आया, कोई शंका है? जी हाँ बोलिए। का भी तो अल्प प्राण है, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वह अघोष है, वो तो पहले बता दिया। वो तो क ख अघोष है ना जी। जो तो जो जिस गुण वाला होगा, जिस धर्म वाला होगा, जो तो संवार नाद घोष है, उसमें संवारत्व है, समृतत्व है, नादत्व है और घोषत्व धर्म है, तो उसी वाला लेंगे ना जी। क ख इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वह अघोष है, उसमें वो धर्म है ही नहीं। हाँ माने ग घ ng बच गया, उसमें से कौन सा? तो एक के अल्पप्राणी तेरे महाप्राण के आधार पर जो है ग और ng हो जाएगा, क्योंकि ng भी यथार्थ तथा पंचमा। तो अब ग और ng में कौन सा हो? तो फिर कहेंगे कि अनुनासिक क्या में अधिक गुण, अनुनासिक उसमें अधिक गुण है, इसलिए ज को ग। और किसी को शंका है? यदि कोई प्रश्न है, सुनीता बहन जी को, स्वाति बहन जी को, और भी जो भी है उसमें स्काइप पे। आचार्य जी। हाँ जी।
समझ में आया। कल मतलब रविवार को, फिर याद दिला देता हूँ। हाँ सॉरी, धन्यवाद। अब रविवार माने कल पाठ का मतलब रविवार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैंने फिर रविवार को जो है पाठ होगा रात्रि में, यहाँ का इंडिया का सोमवार, इंडिया का सोमवार सुबह 6:30 बजे, यहाँ का रविवार रात्रि में 9 बजे। ठीक है। और इसके बीच में गुरुकुल वाले से निवेदन है कि प्रथमा वृत्ति का सिद्धि भाग और वो अर्थ विचार करके सिद्धि भाग को 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितना बार विचारते हुए पढ़ लो, वो मस्तिष्क में बैठेगा। और अनंत जी आपको समझ में आ गया? वसुधा बहन जी आपको समझ में आ गया? जी आ गया। चलिए जी। वासुदेवन जी को समझ में आ गया? हाँ जी। चलिए। पार्थिवन जी को समझ में आ गया? हाँ जी आचार्य जी। तो मंत्र पाठ करें? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी।